रुको। आज मैं एक बात कन्फेस करना चाहता हूँ। जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो उस समय मैं एक झूठ में जिया करता था। झूठ क्या था? झूठ ये था कि मुझे ऐसा लगता था कि आईएएस ऑफिसर सबसे पावरफुल है, सब कुछ उसकी मर्जी से होता है, पूरा का पूरा सिस्टम आईएएस की मर्जी से चलता है। आज मैं इस मिथ को तोड़ने आया हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 सच्चाई बताऊँगा और हर सच्चाई सुनने के बाद तुम्हारा जो पुराना बिलीफ है वो हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा। लेकिन पहले एक वार्निंग। ये सच्चाई सुनने के बाद कुछ लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि ये सच्चाई वो नहीं जो तुम सुनना चाहते हो। तो तैयार हो? फाइनली शुरू करते हैं। सच नंबर 1, क्या एसडीएम किसी प्राइवेट कंपनी को बंद करवा सकता है? एक किस्सा सुनाता हूं मैं आपको। 2018 में यूपी का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, सुबह के 9 बज रहे थे। एक फैक्ट्री थी, वर्कर्स काम पे आ चुके थे, मशीनें चल रही थीं, प्रोडक्शन शुरू हो चुका था। अचानक फैक्ट्री के गेट पे एक सरकारी गाड़ी आके रुकती है और उसमें से एक ऑफिसर निकलता है। ऑफिसर के हाथ में कुछ कागज होते हैं और 15 मिनट के अंदर फैक्ट्री बंद हो जाती है। मशीनें रुक जाती हैं, वर्कर्स फैक्ट्री के बाहर हो जाते हैं और पूरा का पूरा प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया जाता है। इन सभी चीज़ों के साथ वो ऑफिसर अपनी कार में बैठता है और वापस चला जाता है। कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस एक ऑर्डर और सब खत्म। वो ऑफिसर एसडीएम था और ये सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं। एसडीएम किसी भी प्राइवेट कंपनी को सीधा बंद कर सकता है, बिना कोर्ट गए, बिना किसी की परमिशन लिए, क्योंकि एसडीएम सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ही नहीं बल्कि एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी होता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास सीआरपीसी सेक्शन 133 की पावर भी होती है। इसका सीधा मतलब पब्लिक को नुकसान, एनवायरमेंटल डैमेज या कोई भी इलीगल एक्टिविटी, कुछ भी जो गलत हो, ऐसे में एक ऑर्डर और सब कुछ सील, सब कुछ बंद हो जाता है। लेकिन ये पावर एक लिमिटेशन के साथ आती है। ये जो ऑर्डर्स होते हैं ये टेम्परेरी ऑर्डर्स होते हैं। परमानेंट ऑर्डर्स के लिए कोर्ट जाना पड़ता है और कोर्ट अपने डिसीजन के तहत ही इसको बंद कर सकती है परमानेंटली। लेकिन टेम्परेरी ऑर्डर्स कभी कभी परमानेंट ऑर्डर्स से भी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि कोर्ट में टाइम लगता है और तब तक के लिए फैक्ट्री बंद रहती है। ये होती है एसडीएम की रियल पावर। तो अगर आपने सच्चाई पहली बार सुनी हो तो एक लाइक तो बनता है, कर दीजिएगा। सच नंबर 2 इससे भी बड़ा शॉकिंग है, जो आगे हम देखेंगे, तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। जिस फैक्ट्री की मैं अभी तक बात कर रहा था वो बेसिकली एक ब्रिक क्लिन था, जो एक स्कूल के बहुत ही नज़दीक लोकेटेड था। सवेरे से लेकर शाम तक धुआं, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सारी चीज़ें वहाँ फैल रही थीं। बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे और आंखों में जलन हो रही थी। पेरेंट्स ने कंप्लेंट किया, एसडीएम ने खुद इंस्पेक्शन किया, अपनी रिपोर्ट लगाई, मगर उस पर कोई जवाब नहीं आया। जब कोई जवाब नहीं आया तो एसडीएम ने अपनी 133 की पावर यूज़ करी और फैक्ट्री बंद हो गई। अब ये समझो कि एग्जैक्टली ये पावर यूज़ कब होती है। सेक्शन 133 की जो पावर एसडीएम के पास है वो बेसिकली 3 सिचुएशंस में यूज़ होती है। सिचुएशन 1, पब्लिक न्यूसेंस, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो पब्लिक को डायरेक्टली नुकसान पहुंचा रही हो। ऐसे कंडीशन में एसडीएम नोटिस दे सकता है, अगर जवाब नहीं आया तो डायरेक्टली बंद कर सकता है। सिचुएशन 2, इलीगल ऑपरेशंस, अगर कोई फैक्ट्री बिना लाइसेंस के या बिना प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के चल रही है तो एसडीएम सीधे आ सकता है, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकता है और अगर सब कुछ प्रॉपर नहीं मिला तो डायरेक्टली बंद भी कर सकता है। सिचुएशन 3, इमरजेंसी, जैसे फ्लड्स आ गया, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, फ्लड्स हैं, एपिडेमिक है या सिविल अनरेस्ट है, इन सारे के सारे कंडीशंस में एसडीएम डायरेक्टली एक्शन ले सकता है। तो इस टाइप के सिचुएशंस में एसडीएम की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ऐसी कंडीशन में जब एसडीएम अपनी पावर यूज़ करता है और किसी प्राइवेट कंपनी को बंद करता है तो प्राइवेट कंपनी वाले कोर्ट जा सकते हैं। अगर कोर्ट में जाके उन्हें ये प्रूव करना होगा कि एसडीएम गलत है, जो खुद में एक बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए एसडीएम का ऑर्डर प्रैक्टिकली बहुत स्ट्रांग होता है। और ये सुन के कुछ लोग सोचेंगे, अगर एसडीएम के पास इतनी सारी पावर है तो पावर का मिसयूज़ भी हो सकता है। बिल्कुल सही सोच रहे हो। इसलिए सच नंबर 5 में मैं बताऊंगा कि एसडीएम और डीएम को बेसिकली कौन रोक सकता है, पावर का मिसयूज़ ना हो उसके लिए।
अभी सच नंबर 2 देखते हैं। क्या किसी आईएएस ऑफिसर को पुलिस अरेस्ट कर सकती है? 2010 की घटना बताता हूँ। दिल्ली में एक आईएएस ऑफिसर अपनी सरकारी गाड़ी में बैठा हुआ था। लाल बत्ती, सिक्योरिटी, फुल प्रोटोकॉल। रास्ते में सीबीआई ने गाड़ी रोक ली। कार का दरवाज़ा खुला और आईएएस ऑफिसर को सीधे अरेस्ट कर लिया गया। हैंडकफ्स पहना दिए गए। ये इंडिया में हुआ। रियल आईएएस ऑफिसर, रियल हैंडकफ्स, रियल जेल। अब मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, क्या आईएएस ऑफिसर को पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है? इस मैटर पे बहुत सारे लोग अपनी अपनी थिंकिंग रखते हैं और बहुत सारे लोग गलत भी हैं इस मैटर पे। सच ये है कि एक आईएएस ऑफिसर को पुलिस अरेस्ट कर सकती है, और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। 2G स्कैम, कोल स्कैम, व्यापम स्कैम, इन सभी स्कैम्स में आईएएस ऑफिसर्स अरेस्ट हुए, हथकड़ियाँ लगाई गई और उन्हें जेल भी भेजा गया। लेकिन इनको अरेस्ट करने से पहले एक प्राइमरी कंडीशन होती है। इन्हें प्रायर परमिशन लेनी होती है स्टेट गवर्नमेंट से। अगर पुलिस को किसी आईएएस ऑफिसर को अरेस्ट करना है तो स्टेट गवर्नमेंट से पहले प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इन्हें अरेस्ट कर पाओगे। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी है जहां पे प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई आईएएस ऑफिसर क्राइम करते हुए रेड हैंडेड पकड़ा गया तो पुलिस उसे सीधा अरेस्ट कर सकती है, बिना परमिशन, बिना नोटिस, बिना कुछ बोले, क्योंकि लॉ सबसे ऊपर है और लॉ किसी के लिए नहीं रुकता है। अगर आप ये चीज़ नहीं जानते थे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जिस आईएएस ऑफिसर का मैंने अभी अभी जिक्र किया वो 2G स्कैम में इन्वॉल्व था। जब सीबीआई ने अपनी जांच या इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया तो आईएएस ऑफिसर्स भी रडार में आए, स्कैनर में आए। तो स्टेट गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन लिया गया, सैंक्शन लिया गया और फिर अरेस्ट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। उन्हें फाइनली अरेस्ट किया गया। अब ये समझो कि आईएएस ऑफिसर का लीगल प्रोटेक्शन क्या होता है। आर्टिकल 311 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि कोई भी आईएएस ऑफिसर या कोई भी सिविल सर्वेंट बिना प्रॉपर इंक्वायरी के डिसमिस नहीं किया जा सकता है, रिमूव नहीं किया जा सकता है और उसकी रैंक भी रिड्यूस नहीं करी जा सकती है। ये प्रोटेक्शन बेसिकली उसे इसलिए प्रोवाइड किया गया है ताकि पॉलिटिकल प्रेशर में आके वो कोई गलत काम ना करे। क्योंकि अगर आईएएस ऑफिसर या एक सिविल सर्वेंट पॉलिटिकल प्रेशर में आ जाएगा तो उससे कोई भी गलत काम बहुत आसानी से करवाया जा सकता है और वो सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो वो वही करेगा जो पॉलिटिकली कन्वीनियंट हो। इसीलिए आर्टिकल 311 आया, जिसने बात करी स्टेबिलिटी की, सिक्योरिटी की, और बोला गया कि आप सही काम करो, डरो मत। अब अरेस्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस सीबीआई केस में एकदम क्लियरली मेंशन किया है, प्रायर सैंक्शन मैंडेटरी है, मगर रेड हैंडेड केसेस में इमीडिएट अरेस्ट वैलिड है। व्यापम स्कैम आपको याद होगा, एमपी में इतने सारे आईएएस ऑफिसर्स अरेस्ट हुए थे कि पूरा सिस्टम हिल गया था, यहाँ तक कि गवर्नर भी इन्वॉल्व था। ये सुन के कुछ लोग डिस्करेज हो जाते हैं, लेकिन मैं उल्टा सोचता हूँ। और ये केसेस कहीं ना कहीं ये प्रूव करते हैं कि इंडिया का सिस्टम एफिशिएंट है और काम करता है। पावरफुल ऑफिसर भी कानून से बच नहीं सकता और यही डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत है। तो जब आप ऑफिसर बनोगे तो पावर मिलेगी, लेकिन साथ में अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी। तो दोनों साथ रहेंगे, पावर और अकाउंटेबिलिटी हमेशा साथ में। इसके बाद सच नंबर 3 देखते हैं, जो पर्सनली हर एस्पिरेंट को अफेक्ट करेगी। क्या गवर्नमेंट ऑफिसर अपनी पोस्टिंग खुद चूज कर सकता है? 2019 में यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट में एक नए आईएएस ऑफिसर की पोस्टिंग होती है, पहली पोस्टिंग। उसने सोचा था घर के पास पोस्टिंग मिलेगी, फैमिली के साथ रहूँगा, बच्चा अभी छोटा है। पोस्टिंग आई 500 किलोमीटर दूर। उसने रिक्वेस्ट की पोस्टिंग बदलने की, बट रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई। उसने दोबारा रिक्वेस्ट डाली मेडिकल ग्राउंड्स पे, बट वो फिर से रिजेक्ट हो गई। तो रात को उसने अपनी बीवी को फ़ोन किया और कहा जाना पड़ेगा। ये एक रियल स्टोरी है और ऐसा हर एक ऑफिसर के साथ होता है, क्योंकि सच ये है कि ऑफिसर अपनी पोस्टिंग खुद नहीं करवा सकता है। कोई चॉइस नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं है। आपकी रिक्वेस्ट कभी भी गारंटी के साथ एक्सेप्ट होगी ये आप नहीं बोल सकते हैं। रात को ऑर्डर आता है और सुबह आपको निकलना होता है, घर छोड़ना पड़ता है, फैमिली छोड़नी पड़ती है,
इनफैक्ट सब कुछ छोड़ना पड़ता है। ये सच्चाई है जो बेसिकली कोई नहीं बताता है। ये सच्चाई कोचिंग में नहीं बताई जाती, किताबों में नहीं लिखी हुई है, इंटरव्यूज में भी नहीं पूछा जाता है। लेकिन एक चीज होती है, प्रेफरेंस। ऑफिसर प्रेफरेंस दे सकता है, मैं इस डिपार्टमेंट में काम करना चाहता हूँ, इस डिस्ट्रिक्ट में वर्क करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट कंसिडर करती है, गारंटी तो नहीं होती लेकिन कंसिडरेशन जरूर होता है। बट इसके साथ साथ एक रियलिटी और है, अगर आपके सीनियर ऑफिसर्स के साथ आपके लिंक्स अच्छे हैं, रिलेशंस अच्छे हैं, तो बेटर पोस्टिंग्स मिलती हैं। ये भी एक फैक्ट है, रियलिटी है। अगर आपको पता थी ये चीज़ें तो लाइक करिए, शेयर करिए। और इसके बाद जो मैं सच नंबर 4 आपसे डिस्कस करूंगा, वो एक ऐसा सवाल है जो आज तक पूछा ही नहीं गया है। बट सच नंबर 4 की ओर आगे जाने से पहले, जिस IAS ऑफिसर की मैं बात कर रहा था, जिसकी पोस्टिंग हुई थी 500 किलोमीटर दूर, पहले 6 महीने हर वीकेंड वो ट्रेन से घर जाता रहा, फिर धीरे धीरे वीकेंड पे भी घर नहीं आ पाता था। तो एक्चुअली ये बेसिकली एक सेक्रीफाइस है जो हर ऑफिसर को करना पड़ता है। अब पोस्टिंग सिस्टम एग्जैक्टली कैसे काम करता है, पहले उसे समझते हैं। 2 लेवल्स होते हैं। लेवल 1 कैडर एलोकेशन। यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के बाद यूपीएससी आपको एक स्टेट कैडर अलॉट करता है। जैसे यूपी कैडर हो गया, बिहार कैडर हो गया, MP कैडर हो गया, महाराष्ट्र कैडर हो गया। और ये ऑलमोस्ट परमानेंट होता है, मतलब एक बार आपने जिस स्टेट में ज्वाइन कर लिया, आपको पूरी लाइफ फिर वहीं काम करना है। और एक रियलिटी ये है कि IAS ऑफिसर को अपना होम कैडर जनरली नहीं मिलता है। ये रूल इसलिए है कि लोकल पॉलिटिक्स से IAS ऑफिसर इन्फ्लुएंस ना हो। लेवल 2 होता है डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग। स्टेट गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिपार्टमेंट, कितने समय के लिए। पोस्टिंग के पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे सीनियरिटी, परफॉर्मेंस, रिक्वायरमेंट और इसके साथ साथ पॉलिटिकल कंसिडरेशन। ये ऑफिशियली कोई नहीं बोलता है, बट एक्चुअली ये होता है, ये होता आया है और आगे भी होता रहेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, PCS ऑफिसर सेम स्टेट में रहते हैं, इसलिए होम डिस्ट्रिक्ट बहुत सेंसिटिव पोस्टिंग होती है। अगर कोई ऑफिसर अपने ही गांव में DM बन जाए तो कितने प्रेशर में रहेगा या कितने प्रेशर में वो आ जाएगा। रिलेटिव्स, पुराने दोस्त, लोकल पॉलिटिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसलिए होम डिस्ट्रिक्ट या होम पोस्टिंग जनरली अवॉइड की जाती है। ऑफिसर बनना चाहते हो, पावर चाहते हो, लेकिन कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती हैं, इसलिए आपको क्या क्या सेक्रीफाइस करना है ये पहले से पता होना चाहिए। अब इसके बाद सच नंबर 4 देखते हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ आगे भी। सच नंबर 4, क्या DM इलेक्शन में वोट दे सकता है? 2022 में यूपी के इलेक्शंस में एक DM पूरे डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शंस को कंडक्ट करा रहा था। 400 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस, 30 लाख वोटर्स, हजारों पुलिस पर्सनल्स और पूरी इलेक्शन मशीनरी एक आदमी के हाथ में थी। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक काम ही काम था। और वोटिंग के दिन जब पूरा डिस्ट्रिक्ट अपने अपने वोट्स डाल रहा था, तो वो DM अपना ही वोट नहीं डाल पाया। इसका मतलब समझिए और सोचिए, जिस इंसान ने 30 लाख लोगों का वोट कंडक्ट करवाया, वो खुद अपना वोट नहीं डाल सका। क्यों? क्योंकि DM अपने डिस्ट्रिक्ट में एक रजिस्टर्ड वोटर होता है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं। और इलेक्शन ड्यूटी हमेशा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होती है, और वोट देने के लिए अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है। लेकिन इलेक्शन के दिन इतना काम होता है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि DM जा ही नहीं पाता है। अगर एक्चुअली देखें तो पोस्टल बैलेट का ऑप्शन था, मगर काम इतना ज़्यादा था कि DM उसको कर ही नहीं पाया। तो जो इंसान पूरे डिस्ट्रिक्ट को वोटिंग करवाता है, वोट्स दिलवाता है, वो अपना खुद का वोट ही नहीं डाल पाता है। ये बेसिकली एक आयरनी है, एक सच्चाई है, और यही एक ऑफिसर की रियल लाइफ है। अगर आपको ये फैक्ट या ये सच्चाई इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक एंड शेयर करिए। सच नंबर 5 अब तक का सबसे पर्सनल सवाल होगा, बट उस पर जाने से पहले कुछ और चीज़ें देखते हैं। वो DM जिसका मैंने अभी अभी आपसे जिक्र किया, मुझे एक सीनियर ने बताया था। उसने कहा, यार इलेक्शन के दिन मैं सवेरे 4 बजे से उठा हुआ हूँ और रात को 11 साढ़े 11 बजे तक काम ही काम था। कभी कभी तो 2 दिन तक नींद
कंप्लीट नहीं हो पाती है। और ये सब करते करते मैं खुद अपना ही वोट नहीं दे पाया। और ये सब सुन के पहली बार मुझे एहसास हुआ कि ऑफिसर की ज़िंदगी कितनी अलग होती है। अब इसके साथ साथ समझते हैं कि पोस्टल बैलेट सिस्टम होता क्या है। इंडिया में कुछ कैटेगरीज के लोग होते हैं जो डायरेक्टली पोलिंग बूथ पे जाके अपना वोट नहीं दे सकते हैं। आर्मी पर्सनल्स ऑन ड्यूटी, पुलिस ऑन इलेक्शन ड्यूटी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी, इनके लिए इलेक्शन कमीशन ने पोस्टल बैलेट बनाया है। इसमें एक स्पेशल बैलेट पेपर आपको आपके मेल पे मिलता है, जिसे आपको फिल करना होता है और सील करके वापस भेजना होता है, और आपका वोट काउंट हो जाता है। लेकिन रियल लाइफ में बहुत सारे ऑफिसर्स वोट नहीं दे पाते, एक्चुअली टाइम ही नहीं मिलता है। ये एक साइलेंट सेक्रीफाइस है जो कोई नहीं देखता। अब इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, क्या आईएएस ऑफिसर किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन सकता है? बिल्कुल नहीं। किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना पड़ता है, मतलब वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है, किसी पार्टी के लिए कैंपेन नहीं कर सकता, और किसी भी पार्टी के मेंबर के लिए ओपन सपोर्ट नहीं दे सकता। और ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डीएम किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर हो तो इलेक्शंस फेयर होने का चांसेस बहुत कम है, फेयर हो ही नहीं सकता है। इसीलिए ये सेफगार्ड इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत सोच समझ के डाला था। और अब सच नंबर 5, ये वाला मेरे लिए बहुत पर्सनल है और शायद आपके लिए भी। क्या एक पीसीएस ऑफिसर यूट्यूब चैनल चला सकता है? कुछ दिन पहले मैं हॉस्पिटल बेड पे था। एक एक्सीडेंट की वजह से पैर में फ्रैक्चर हो गया था, प्लेट पड़ी थी, हिलना डुलना बंद था, बाहर जाना बंद था, और मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। ऐसे कंडीशन में अकेले हॉस्पिटल बेड पे लेटे लेटे मेरे दिमाग में एक सवाल आया। सवाल ये था कि कल को अगर मैं कोई पीसीएस ऑफिसर बन जाऊं तो क्या मुझे अपना यूट्यूब चैनल बंद करना होगा? ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, ये हर उस इंसान का सवाल है जो आज क्रिएटर भी है और कल ऑफिसर भी बनना चाहता है। तो इस सवाल का सीधा जवाब देता हूँ। तो ऑफिशियली कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट बिना परमिशन किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं जा सकता है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, न्यूज़पेपर, टीवी एक्सेट्रा, सबके लिए डिपार्टमेंट की परमिशन होना ज़रूरी है। प्रैक्टिकली एजुकेशनल कंटेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, कोई सीक्रेट को रिवील करते हुए नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा कंटेंट बना रहे हैं तो परमिशन मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन 2019 में एक आईपीएस ऑफिसर ने एक गवर्नमेंट पॉलिसी पे अपनी राय रखी सोशल मीडिया पर। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इंक्वायरी हुई, वार्निंग मिली, करियर पर असर पड़ा। तो लाइन बिल्कुल क्लियर है, एजुकेशनल कंटेंट जनरली ओके, पर्सनल ओपिनियन रिस्की होता है, गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म आपको भूल के भी नहीं करना है। मैं अभी एक ऑफिसर नहीं हूँ, बस एक क्रिएटर हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जब तक ये चैनल है, जो कोचिंग वाले 50,000 रुपये लेने के बाद भी नहीं देते हैं, वो यहाँ पे मैं आपको फ्री में अवेलेबल करवाते रहूँ। इसलिए मुझे सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, जिससे ये जर्नी हम साथ साथ कैरी ऑन कर सकें। एक्चुअली जब मैं हॉस्पिटल के बेड पे था ना, तो उस वक्त बहुत कुछ सोचने का मौका मिला, क्योंकि बहुत समय के बाद मैं अकेला था, खुद के साथ था। तो मैंने सोचा अगर ये चैनल बंद हो जाए तो क्या, ये नॉलेज कहाँ जाएगी? ये सवाल मेरे दिल में, दिमाग में घुस गया था, और तभी मैंने ये डिसाइड किया, जब तक ये चैनल है, ये सारी नॉलेज आपको फ्री में मिलती रहेगी। अब आगे बढ़ने से पहले गवर्नमेंट सर्वेंट और मीडिया के एग्जैक्ट रूल्स को समझते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968, इसमें रूल नंबर 11 बोलता है, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट किसी भी न्यूज़पेपर या मैगजीन का एडिटर या ओनर नहीं हो सकता है। रूल नंबर 12 बोलता है, पब्लिक स्टेटमेंट, रेडियो ब्रॉडकास्ट बिना परमिशन के आप नहीं कर सकते हैं। अब एक्चुअली यूट्यूब इन रूल्स में डायरेक्टली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1968 में जब ये रूल्स बनाए गए थे तब यूट्यूब था ही नहीं, तो ये बेसिकली एक ग्रे एरिया है। लेकिन रूल्स की स्पिरिट ये कहती है कि कोई भी पब्लिक प्लेटफॉर्म बिना परमिशन के नहीं है। अब कुछ रियल एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे आईएएस दिव्यांशु निगम यूट्यूब पे हैं, यूपीएससी का प्रिपरेशन कंटेंट बनाते हैं,
जो कंटेंट पूरी तरह से एजुकेशनल है और गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है, तो इसलिए चल रहा है। लेकिन जैसे ही ये कंटेंट पॉलिटिकल हो जाएगा या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने वाला हो जाएगा, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो मुझे बेसिकली नहीं पता कि अगर मैं ऑफिसर बन जाता तो ये चैनल चलता कि नहीं चलता, लेकिन एक चीज़ पता है, ये नॉलेज जो मेरे पास है ये किसी न किसी ज़रिए लोगों तक पहुंचती रहेगी, क्योंकि ये ज़रूरत है। एस्पिरेंट्स को सच चाहिए और सिस्टम की सच्चाई चाहिए, और वो कोचिंग नहीं देती है, मैं देता हूँ। इसीलिए ये चैनल है और आप यहाँ पे हो मेरे साथ, और इसीलिए ये जर्नी मीनिंगफुल है। और अगर आप मेरे साथ हो तो ये जर्नी आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये था बेसिकली पावर का सच, जहाँ मैंने आपके सामने 5 सच्चाइयाँ रखी। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे भी ऐसे वीडियोस बनाते रहूं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक यू।